दोस्तों, भारत की संविधान सभा उस ऐतिहासिक अनुभव की उपज है जिसमें उस समय ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन विभिन्न प्रकार के विचार दल और व्यक्ति अंतःक्रिया कर रहे थे। संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ वे समूह भी शामिल थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के अंदर रहते हुए भारतीय समाज की संरचना को सुधारने, उसे न्याय सम्मत बनाने और राजनीतिक रूप से सत्ता संबंधों को कमजोर एवं पिछड़ों के पक्ष में करने की मुहिम छेड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त भारत के अस्पृश्य, आदिवासी और महिलाएं न केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाह रहे थे, बल्कि मुख्य धारा के उच्च जातीय एवं पुरुष वर्चस्व से भी मुक्ति की चाह रखते थे। इसीलिए वे इस दोहरे शासन एवं अत्याचार के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे थे। यही कारण है कि आज़ाद भारत के लिए संविधान की मांग में मुक्ति की कई तह काम कर रही थी। इस प्रकार 1920 के बाद मजदूर अपने कार्य के घंटों को नियमित तथा अन्य श्रम लाभ को सुनिश्चित करना चाहते थे। स्त्रियां जहां प्रसूति लाभ की मांग कर रही थी, तो कांग्रेसी गांधीवादी चाहते थे कि संविधान में शराबबंदी का प्रावधान शामिल हो। लगभग सभी प्रांतों की मांग थी कि रोजमर्रा के प्रशासन से लेकर वित्तीय प्रबंधन में उन्हें केंद्र सरकार से आज़ादी मिले। अगर E.P. थॉम्सन के शब्दों में कहें तो भारत में मौजूद और कार्यरत सभी विचारों के लोग संविधान सभा से कुछ न कुछ अवश्य चाहते थे। वस्तुतः संविधान सभा के बहसों के माध्यम से हम इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे कि संविधान सभा में एक बेहतर देश बनाने की बात हो रही थी, जिसमें कई विचार परस्पर विरोधी भी थे तो कई एक दूसरे का समर्थन करते थे। संविधान में जिन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा गया है, उन पर हुए बहसें इस बात की तस्दीक करती है कि उपयुक्त पक्षों को इन प्रावधानों के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार देश के कमजोर तबकों, अल्पसंख्यक समुदायों और स्त्रियों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, ताकि वे अपनी ऐतिहासिक कमजोरियों को पीछे छोड़कर स्वतंत्र और सक्षम नागरिक बन सके। इस प्रकार भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज बन जाता है। न्याय एवं समानता का मुद्दा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहली बार अपनी बात रखी। दरअसल इस दिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में उन सिद्धांतों का उल्लेख था जिनका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान निर्मित होने वाला था। वस्तुतः पंडित नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया, वह मानकर चल रहे थे कि इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी। संभवतः इसी कारण उन्होंने सदस्यों से कह भी दिया था कि इस प्रस्ताव में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें आप कमी या बेशी न करें। उनके द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 बिंदु थे। भारत एक स्वतंत्र एवं सप्रभु गणराज्य होगा, राज्यों का एक संघ होगा, राज्य स्वाधीन इकाइयां होंगे, संपूर्ण शक्ति एवं सत्ता जनता से प्राप्त होगी, सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, भ्रमण, कारोबार व संघ बनाने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा, भारत संघ के भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र पर अधिकार। यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना योग्य एवं सम्मानित स्थान प्राप्त करेगी। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि वह शक्तिशाली अतीत और उनसे भी शक्तिशाली भविष्य के बीच वर्तमान की तलवार की धार पर खड़े होकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। एक आदर्श स्थिति में संविधान जितना प्राधिकार शासक समूह को देकर उसे सक्षम बनाता है, उतना ही सामान्य नागरिक को भी। कम से कम आधुनिक लोकतंत्र में यह बात निश्चित रूप से सत्य है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पंडित नेहरू एक समाजवादी की हैसियत से मशहूर है, किंतु मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करूंगा कि मुझे इससे बड़ी निराशा हुई।
प्रस्ताव को पढ़ने पर मुझे वह घोषणा याद आती है जिसे फ्रांस की विधान परिषद ने मानव अधिकारों की घोषणा के नाम से घोषित किया था। अतः इन बातों को दोहराना जैसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल प्रस्ताव की त्रुटियों को रेखांकित करते हुए विद्वत्ता का प्रदर्शन करना है। आगे उन्होंने कहा, यद्यपि इस प्रस्ताव में अधिकारों की चर्चा तो की गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई उपबंध नहीं किया गया। यदि अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था न की जाए तो उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इस प्रस्ताव में ऐसे उपबंधों का नितांत अभाव है। मूल अधिकारों के संबंध में उपबंध करते समय अम्बेडकर के इस तर्क से बड़ी मदद मिली। आज भी न्यायालयों में मूल अधिकार एवं उनके संरक्षण में यही तर्क कार्य करता है कि मूल अधिकारों को व्यक्ति के जीवन के अधिकार एवं अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस सामान्य सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है कि किसी भी नागरिक को उसके जीवन एवं संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी विधि सम्मत जांच पड़ताल न की गई हो। ध्यातव्य है कि बाद में इस तर्क को मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया। संविधान सभा की बहसों में मूल अधिकार एवं मानवीय गरिमा को आधारभूत मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर आम्बेडकर का उल्लेखनीय योगदान है। इसी का परिणाम है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की तरह मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, बल्कि इसका दायरा मताधिकार से भी व्यापक है। उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रश्न करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को भी कानून और सदाचार के दायरे तक सीमित किया गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कानून और सदाचार क्या है। इसका निर्धारण भावी शासन प्रबंध करेगा, जबकि इस संदर्भ में विभिन्न शासन प्रबंधों की राय अलग अलग होगी। ऐसे में यदि मौलिक अधिकारों को शासन प्रबंध के एकाधिकार पर छोड़ दिया तो उनकी स्थिति क्या होगी। साथ ही प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है, जबकि इनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसके माध्यम से राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना संभव हो सकता। शासन और संविधान के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश संवैधानिक नैतिकता से चलता है। यह लोगों के बीच व्यक्त एवं कार्य स्वतंत्र को बढ़ावा देती है। शासन एवं संविधान के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर बल देते हुए कहा कि किसी भी समाज को इसे स्वतः विकसित करना होता है। अस्पृश्यों के उत्थान के संदर्भ में डॉक्टर आम्बेडकर का यह दृढ़ मत था कि राजनीतिक ताकत ही उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही उनका यह भी मानना था कि केवल राजनीति ही सब कुछ नहीं बदल सकती है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र से उनका आशय जीवन के उस मार्ग से था जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में मानता हो। आर्थिक लोकतंत्र पर अपना मत रखते हुए उन्होंने कहा, आर्थिक स्तर पर हमारा समाज ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के पास अतुल संपत्ति है, जबकि अधिकांश लोग नितांत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग नितांत राजनीतिक जीवन में समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मूल्य के सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। अतः जितनी जल्दी हो सके हमें इन विरोधाभासों को मिटा देना चाहिए, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे जिसका निर्माण
इस सब हमने अथक परिश्रम के साथ किया है।